बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो विदहोल्डिंग और चार्जेबिलिटी के ऊपर है। काफ़ी लोगों के इसके ऊपर कमेंट्स आए, क्वेश्चन आए, कुछ लोगों के मैसेज भी आए कि हमें विदहोल्डिंग और जो सेक्शन चार्जेबिलिटी है इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आ रही। मतलब जो विदहोल्डिंग टैक्स हमारा डिडक्ट होता है एट सोर्स, और उसके बाद जब एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको हम किस तरीके से, क्या वो जस्ट होगा, मिनिमम होगा, और चार्जेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो इस आज के इस लेक्चर में 3 सेक्शन की जो एग्जांपल है वो हम स्टडी करेंगे और उसके मुताबिक हम इसको चार्जेबिलिटी और विदहोल्डिंग में क्या डिफरेंस है वो देखते जाएंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन मैंने चूज़ किया वो है सेक्शन 149, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी से डील करता है। मतलब कोई एम्प्लॉयर है, वो जब अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है तो वो 149 के जो स्लैब रेट है उसके मुताबिक जो टैक्स रेट है वो अप्लाई करता है, और उसके बाद उसका जो टैक्स है वो जमा करवाने के बाद जो एम्प्लॉई को सीपीआर दे दिया जाता है। अब एम्प्लॉई क्या करता है, वो सीपीआर ले लेता है, मतलब जो उसके नाम पे टैक्स जमा हुआ है, और एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जब वो फाइल करेगा और सारी जो चीज़ें अपनी वेल्थ और इनकम वगैरह रिपोर्ट करेगा, तो जो टैक्स सिस्टम कैलकुलेट करेगा आयरस, वो भी किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली करेगा, 149 के जो स्लैब है उसके मुताबिक ही कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट सोर्स जो डिडक्ट हो रहा है ये वाला, और जो हम साल के एंड पे एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे चार्जेबिलिटी यानी कि आयरस चार्ज करेगा, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इस पहली एग्जांपल में 149 में जो एम्प्लॉई का टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा मंथली, और जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में सिस्टम कैलकुलेट करेगा, दोनों सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ विदहोल्डिंग का मतलब ये है कि एट सोर्स जो डिडक्ट होके जमा हो रहा है, और चार्जेबिलिटी का मतलब क्या है कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में जो आयरस ने कैलकुलेट करना है। तो इस केस में विदहोल्डिंग इज इक्वल टू चार्जेबिलिटी, क्योंकि स्लैब रेट ही यहाँ पे यूज हो रहे हैं और स्लैब रेट ही सिस्टम यूज करेगा। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, सेक्शन 153, यानी कि ये डील किससे करता है, पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन ये कहता है कि जब भी आपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है, वेंडर्स गुड्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सर्विस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो जब भी आपने पेमेंट करनी है तो आपने एप्लीकेबल जो रेट्स हैं वो यूज़ करने हैं, और जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें से टैक्स को विदहेल्ड करना है। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, बड़ी डिटेल से हमने सेक्शन 153 देखा है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट तरह की स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी देखी, एफएमसीजी का रेट भी देखा, उसके अलावा जो नॉर्मल गुड्स है उसके रेट भी देखे, कॉन्ट्रैक्ट के भी देखे, सर्विसेज के भी देखे। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी पेमेंट कर रही है किसी दूसरी कंपनी को, तो उसने एट सोर्स जो टैक्स था वो 4% डिडक्ट कर लिया उसकी, यानी कि इनवाइस उसने रिसीव की 1 लाख की, मैं ज्यूम करता हूँ कि इंक्लूडिंग सेल टैक्स है, तो 4% जब उसने विदहेल्ड किया तो ये फिगर आ गई 4000, और 96,000 का उसने चेक दे दिया। अब ये 4000 क्या होगा, वो जमा करवाएगी कंपनी, और जैसे ही वो उसने जमा करवाना है तो वो सीपीआर दे दिया जाएगा किसको, वेंडर को, यानी कि वेंडर जिसके नाम पर आपने जमा डिडक्ट किया है। अब ये वेंडर क्या करेगा, जब चार्जेबिलिटी में जाएगा तो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, तो इसके लिए या तो ये एडजस्टेबल टैक्स होगा या इसके लिए मिनिमम टैक्स होगा। तो एडजस्टेबल और मिनिमम भी हमने 153 में देख लिया, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये कौन सा टैक्स है, एडजस्टेबल टैक्स है। यानी कि ये जो कंपनी ने दूसरी कंपनी को जो पेमेंट की है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसके लिए टैक्स कौन सा एडजस्ट था। मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक लिस्टेड के अलावा बाकी जितनी भी अदर देन दीज टू कैटेगरी जितने भी टैक्स डिडक्ट हो रहे हैं वो सारे कौन से हैं, मिनिमम टैक्स है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। और अब यहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने जनाब क्या किया, उनकी सेल थी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख उसकी उनकी सेल थी टोटल, और उसके बाद जनाब उनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल थी, सीजीएस जो था वो हम लिख लेते हैं, सीजीएस था लेट से 2 लाख रुपया, यानी कि एग्जांपल हम थोड़ी क्लियर कर लेते हैं, तो 3 लाख रुपया उनका आ गया जीपी। ठीक है। और आपको पता है कि जो कंपनी के केस में हम क्या करते हैं कि ये कंपनी की बात हो रही है, अदर देन कंपनी की बात, अदर देन कंपनी में तो हम स्लैब रेट यूज़ करेंगे, जो बिजनेस इंडिविजुअल के स्लैब रेट है, ठीक है, वो यूज़ करेंगे, उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जिसके मुताबिक अगर 4 लाख तक प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं है। तो कंपनी के केस में क्या होता है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है दोनों में सेम है। चार्जेबिलिटी और विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं तो दोनों में सेम है, अभी आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, 3 लाख है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि 29%, 17%, और जो मिनिमम टैक्स है, ठीक है, मिनिमम टैक्स कितना है, 1.25% हम ज्यूम करते हैं कि इस केस में ये है। इनमें से जो हाई होता है, मैक्सिमम होता है, वो पे किया जाता है।
ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो रूल यूज हो रहे हैं वो है डिफरेंट, यानी कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट है चार्जेबिलिटी के केस में, आयरस के केस में। लेकिन जब इनवाइस कंपनी दे रही है तो उस टाइम कौन सा हम सेक्शन देख रहे हैं, 153। लेकिन ये आप देखें चार्जेबिलिटी किसके मुताबिक हो रही है, ये आपके सामने रूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदहोल्डिंग, इस केस में विदहोल्डिंग डिफरेंट होगी, चार्जेबिलिटी डिफरेंट होगी। ये भी पॉसिबल है कि आपका ये जो टैक्स है ये ज़्यादा डिडक्ट हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल आप मिनिमम टैक्स में आ रहे हैं और मिनिमम टैक्स आपका मैक्सिमम बनेगा 5 लाख, अगर आप 1.25% लें तो वो जो फिगर बनेगी वो लेट से हम जूम करते हैं वो ना फिगर आ जाए, बल्कि हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं कि 29% मैक्सिमम है। तो 5 लाख का 29% लें तो बनता है 87,000। ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर 5 लाख के ऊपर भी, यानी कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये इनवाइसिस, सारी इनवाइसिस के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया है, तो 5 लाख के ऊपर अगर 4% एट द टाइम ऑफ पेमेंट कंपनी का सारी इनवाइसिस के ऊपर डिडक्ट भी हो गया है, तो ये कितनी अमाउंट बन रही है, 20,000। ठीक है। लेकिन टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कितना हो रहा है, 87,000। तो ये जो 20,000 होगा ये कौन सा है, एडजस्टेबल टैक्स है। तो बाकी जो फिगर होगी 67,000 ये कंपनी पे करेगी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि चार्जेबिलिटी डिफरेंट है, यानी कि आईआरएस के ऊपर जो चार्जेबिलिटी है वो डिफरेंट रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट हो रही है, लेकिन जो टैक्स विदहेल्ड हो रहा है वो डिफरेंट रूल यानी कि सेक्शन 153 के मुताबिक हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पे तो इक्वल था 149 में, तो यहाँ पे जो फिगर है ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि ये चार्जेबिलिटी डिफरेंट है और विदहोल्डिंग डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारा विदहोल्डिंग हमारा वही हो जो हमारे पे करना है। सम केसेस में ये कम भी हो सकता है, सम केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इस केस में मैक्सिमम 1.25% होता, मतलब 29% की स्लैब ना अचीव होती, तो फिर हो सकता था ये फिगर ज़्यादा हो। तो इस वजह से ये आपने जेहन में रखना है कि 153 में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चार्जेबिलिटी डिफरेंट सेक्शन की है, विदहोल्डिंग डिफरेंट की है। तीसरी एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेते हैं। तीसरी एग्जाम्पल है जो कि सेक्शन 155 से रिलेटेड है, रेंट इनकम के ऊपर, यानी कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो हम टैक्स विदहेल्ड करते हैं वो हम जब आप किसी भी लैंडलॉर्ड को टैक्स पे करेंगे तो आपने स्लैब रेट यूज़ करने हैं, कौन से, सेक्शन 155 वाले। ठीक है। और अब आपको पता है पिछले 1 साल से ये जो रूल है ये चेंज हो चुका है। पहले ये होता था कि स्लैब रेट के मुताबिक विदहोल्डिंग होती थी और स्लैब रेट के मुताबिक ही चार्जेबिलिटी थी, मतलब आईआरएस भी उसके मुताबिक कैलकुलेट करता था। लेकिन अब आईआरएस क्या करता है, आईआरएस ये करता है कि यहाँ पे वो कहता है कि जी आपकी रेंटल इनकम है फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन, ठीक है, उसमें से 1/5 वो अलाउ कर देता है एक्सपेंस, यानी कि 1 बिलियन का जो 1/5 है 2 लाख रुपया, ये माइनस हो गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी टैक्स कोई अगर आता है तो वो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फर्म में अलाउ करता है। प्रॉपर्टी टैक्स कोई आता है फॉर एग्जाम्पल 50,000 का में आ गया है, वो माइनस हो गया। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया हुआ है वो माइनस हो जाएगा, लेट से वो 10,000 का था। और इसके अलावा अगर ये बिल्डिंग हमने लीज पे ली हुई है तो उसका जो मार्कअप है वो भी हम माइनस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो मार्कअप है लेट से 50,000 रुपया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद ये जो फिगर आएगी इस पे हम स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, कौन से, जो एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के स्लैब रेट है। मतलब एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल की जब रिटर्न फाइल होती है तो उनके मुताबिक जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो कौन से रेट है, नॉर्मल जो स्लैब रेट है। यानी कि इससे पहले, यानी कि एक पिछले लास्ट बजट से पहले पहले ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था। सेपरेट ब्लॉक का मतलब ये है कि 153 के मुताबिक ही विदहोल्डिंग, 155 के मुताबिक ही विदहोल्डिंग थी और 155 के मुताबिक ही चार्जेबिलिटी थी। अब इसको कंसीडर किया गया है बिजनेस इनकम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि 155 के मुताबिक विदहोल्डिंग तो होगी हमारी, लेकिन जो यहाँ पे चार्जेबिलिटी होगी वो किसके मुताबिक होगी, बिजनेस रेट के मुताबिक। और बिजनेस रेट में आपको पता है कि अगर प्रॉफिट 4 लाख से ज़्यादा है, यानी कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एक्सपेंसेस सब कुछ माइनस करने के बाद ये जो फिगर है अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो डिडक्शन हुई है ना वो ये है 1 लाख रुपए की, या हम छोटी फिगर अगर ले लें तो हम ये कहते हैं 20,000 की डिडक्शन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि जनाब सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारा जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 15,000। तो इसका मतलब ये हुआ डिडक्शन ज़्यादा हो गई और पेमेंट कम है, यानी कि एक्चुअल टैक्स कम है।
तो 5,000 हमारा रिफंडेबल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी के केसेस में मोस्टली ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे जब हम रेट अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं टोटल रेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीमेंट हुआ था टोटल 10 लाख का रेंट जो हमने एग्जाम्पल ली है, तो पर मंथ जो फिगर आएगी हमने पूरे साल का रेंट कंसीडर करना है कि 10 लाख है, उसके ऊपर हम स्लैब रेट अप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली ये पर मंथ पे हो रही होती है। लेकिन अब यहाँ पे कोई एक्सपेंस माइनस नहीं हुए, लेकिन जब हम आएंगे एनुअल रिटर्न यानी कि चार्जेबिलिटी में, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेंसेस है जो हमें अलाउ है, एग्जम्पशन है एज पर रूल। तो जब हम वो माइनस करेंगे ऑब्वियसली हमारी इनकम कम हो जाएगी, टैक्सीबल इनकम। तो जब इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। तो इस केसेस में मोस्टली केसेस में ये टैक्स जो है रिफंडेबल क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 155 में भी हमने स्टडी कर लिया कि चार्जेबिलिटी और जो विदहोल्डिंग है वो भी क्या है, सेम नहीं है। तो इस तरीके से जो दूसरे सेक्शंस है एक्सपोर्ट के केस में तो सेम रहेगा। एक्सपोर्ट के केस में जो बैंक डिडक्ट करेगा वही आपका फाइनल, क्योंकि एक्सपोर्ट फाइनल टैक्स रजीम में है। तो इसका मतलब 3 जो मेजर सेक्शन थे जो नॉर्मली यूज होते हैं वो हमने स्टडी किए, और उसके मुताबिक हमारी विदहोल्डिंग डिफरेंट है, चार्जेबिलिटी डिफरेंट है। उम्मीद है कि ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।